अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके सामने हफ्ते भर की खबरों में रहने वाली वीडियोस और हमारे 3 नए मेहमान। आज की वीडियोस हमारी कुछ ख़ास वीडियोस होंगी और हमारे साथ आज बिलाल, नौशीन और फ़ारू मौजूद हैं और चलें स्टूडियो पहली वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं कर सकता था मैंने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी। जी, आप लोगों ने पहली वीडियो देखी। सबसे पहले नौशीन आपके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Do you want a minute? Yeah. Can you take Faru or Bilal? बिलाल। इमरान खान की ऐसी वीडियोस देखिए, ऐसी वीडियोस जो सेंटिमेंटल वीडियोस होती हैं, इमोशनल वीडियोस होती हैं, ये हर बंदे की बन सकती हैं। ये नरेंद्र मोदी की भी बन सकती हैं, ये नवाज शरीफ की भी बन सकती हैं, क्योंकि आपने तस्वीरें लगानी होती है और इधर-उधर करना होता है। उनकी वीडियोस पे लोग रोते नहीं हैं। लोग रोते इसलिए हैं इमरान खान की वीडियोस पे, क्योंकि हमें पता है हम सब एक-एक इमेज को पहचानते हैं। हम पहचानते हैं खान साहब कब एहसास प्रोग्राम के लिए खाना बाँट रहे थे, हम पहचानते हैं कब इमरान खान कंटेनर से हमारे लिए गिर रहे थे, हम सब पहचानते हैं। तो चूँकि हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमारे से जज़्बा निकलता है। मैं 2 बातें करना चाहता था इसके बारे में। पहली बात ये कि इमरान खान की जो शुरू की बात है कि मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अल्लाह ताला ने मुझे दिया इतना कि मेरी ज़िम्मेदारी बन गई। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान, देखिए, इतनी बड़ी जो दुनिया में बंदा अचीवमेंट करता है ना, तो वो मगरूर होने से कैसे बचता है? मतलब ज़्यादातर लोग, अगर आप आज आपके पेपर में अच्छे नंबर आ गए, तो अगले 2 दिन आप अपने आप को चैंपियन समझेंगे, ठीक? तो इतनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स, मुल्क को वर्ल्ड कप जितवाना, दुनिया का तीसरा बड़ा ऑलराउंडर बनना, कैंसर अस्पताल बनाना सबके इरादों के खिलाफ, स्कूल बनाना, एहसास प्रोग्राम, हुकूमत में, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद आप अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखते हो? कि आप मतलब आसमान पे ना चढ़ जाओ। उसका एक तरीका है, वो तरीका ये कि आप इसको तमाम अपने अपने मकसद से जोड़ो, कि ये मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा कि मैं उन पे एहसान कर रहा हूँ, उनके लिए वो कर रहा हूँ, नहीं। मेरी अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी मुझे दे के अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मेरी ज़िम्मेदारी लगा दी कि तुम ये काम करो। छोड़ो और लोग हैं, नहीं है, वगैरह-वगैरह, ज़िम्मेदारी मेरी है। क्योंकि अपने मकसद के साथ इमरान खान जुड़ गए, इसलिए जो एरोगेंस होती है, या आपको प्राइड आ जाता है, आप मगरूर हो जाते हो, वो चीज़, उसका रास्ता कट गया। क्योंकि इमरान खान जब सुबह उठता है तो वो पूछता है कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, वो क्या है? खुदा ने मुझे क्या कहा है करने के लिए? तो ये एक बात थी। दूसरी बात, आप देखें, खान साहब
मुक्के का निशान दिखा रहे हैं जब गिरे हैं, यू नो कोई लिमिट नहीं इमरान खान की। वो लिमिट तो होती है, हर इंसान की होती है। इमरान खान की लिमिट हमसे बहुत ज्यादा है इस चीज की कि जो काम जिस टाइम पे जरूरी हो वो काम उस टाइम पे करना है। अगर उस टाइम पे हम सबको डर लगा हुआ, पूरी कौम को डर लगा, करोड़ों लोग हैं जिनको डर लगा हुआ, इमरान खान के पास थोड़ी जान थी तो इमरान खान ने कहा नहीं मैं सियासी अमल करूँ। मुक्का दिखाना सियासी अमल है, ये बताना कि नहीं मैं खड़ा हूँ। चाहे वो आगे देखा जाएगा कि वो चोट है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन उस वक्त कौम को जोड़े रखना, इंतशार ना फैले, अफरा तफरी ना फैले, लोगों की हिम्मत ना टूटे, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो ये बोलना था। बहुत शुक्रिया बिलाल। नौशीन, आर यू रेडी? Yeah, I think आई so. नो बहुत डिफिकल्ट था ये, एक वाकई में एक मुश्किल था, एक बहैसियत पाकिस्तानी और इमरान खान के साथ जिन्होंने लम्हा लम्हा जिया है वो, क्योंकि हम जब उनको इस तरह से देखते हैं तो हमने ये मोमेंट्स जिए होते हैं उनके साथ, तो आई कैन अंडरस्टैंड एक मुश्किल वो था। लेकिन अब आपका क्या तासुरात है? Awalan, thank you so much for giving me this opportunity. I totally agree जो बिलाल ने कहा। और ये जो वीडियो सिलेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी थी, क्योंकि ये जब भी देखते हैं ये अपने अंदर एक बहुत ही इमोशंस के साथ भरी हुई ये है, क्योंकि वी कैन कनेक्ट विद जो चीज़ हिट की ना इस पूरी वीडियो में, जो खान साहब के अल्फाज है ना, तो वो ये है कि हमारे पास ये शख्स था पाकिस्तान बनाने के लिए, हमारे दरमियान ही रहा ना, और हमने इसे उस पोजीशन से खो दिया जहाँ पर इसके पास ये इख्तियार था कि वो पाकिस्तान को आगे ले जाता, जो इसका ख्वाब है और जो हम सबका ख्वाब होना चाहिए। एंड जिस वक्त वो थे खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जो उनके साथ नहीं थे और अब हैं उनके साथ। तो वो जो वक्त खोया है ना, उसको दुख है कि अगर हम ये चीज़ 20 साल पहले समझ जाते तो खान साहब बहुत आगे ले जा चुके होते पाकिस्तान को। लेकिन अब जब हम ये सब देखते हैं तो खान साहब की डिटर्मिनेशन के आगे इस एज में हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास और कितना वक्त है इस शख्स के साथ। तो ये चीज़ सोच के दुख होता है कि ये हमारे में ये जुनून, ये बेदारी, ये शऊर, ये बहुत पहले क्यों नहीं जागा? क्या कहाँ सोए थे हम? किस चीज़ ने नहीं जगाया? खान साहब तो पिछले 27 साल से 26 साल से हमें जगा रहे हैं। और मुझे वो बात हमेशा याद आती है जो लाहौर के जलसे में उन्होंने कहा था कि मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपको जगाने में बहुत वक्त लगता है, आप बहुत सुस्त हैं। उम्मीद है कि हमारी सुस्ती मुकम्मल तौर पे दूर हो चुकी हो, और अब हम जो खान साहब का जो विजन है, जो उनका ख्वाब है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, वो अब उनके अकेले का नहीं है, ये हम सब का है और हम सब का हो। आई होप सो। अल्लाह ताला खान साहब को लंबी ज़िंदगी दें, उनकी मुश्किलात दूर करें और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करवाएं। लेकिन जब भी वो हमारे दरमियान दोबारा मौजूद हों इस लड़ाई को फ्रंट से लड़ने के लिए, तो ये बात तय होनी चाहिए कि ही हैज़ आवर बैक और हम उनके साथ आखिर दम तक हों, जब तक कि ये हकीकी आज़ादी की जंग मुकम्मल नहीं हो जाती है। बट एक चीज़ डेफिनेटली आपको हमेशा हिट करती है कि वी हैव बिन देयर व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब वो सियासत में आए, जब उन्होंने शौकत खानम बनाया, हम वहीं उसी पाकिस्तान में ही थे ना। बट पहचान करने में थोड़ी देर हो गई, उसका विजन समझने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो अब हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जो एक डिफाइनिंग मोमेंट है, एज खान साहब सेज ऑलवेज। तो ये वाकई एक डिफाइनिंग मोमेंट है जो हमने शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कभी भी। और मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि मैं इस वक्त ओवरसीज़ हूँ, लेकिन पाकिस्तान की इस जद्दोजहद में दूर से ही सही, छोटा सा ही सही, अपनी कैपेसिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ कि कल जब हम बेहतर पाकिस्तान देखेंगे तो आई कुड से कि इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी था और बहुत सारे और लोगों को मैंने विटनेस किया। तो मैं अपनी ज़िंदगी में ये विटनेस करवाने के लिए खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ही हमें जगा दिया। और बस दुआ ये है कि वो जल्द से जल्द हमारे दरमियान हो, ताकि हम उनके विजन को मज़ीद शेयर कर सकें और उसे एक्शन ओरिएंटेड बना सकें और वाकई उसे हम देख सकें। थैंक यू मैम। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन आमीन, आपकी हर दुआ पे आमीन। फारूक, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ आती है कि वाकई सरप्राइजिंग किस्म की वीडियो थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस किस्म की वीडियो, ऑनेस्टली, वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार इस तरह की वीडियोस के ऊपर कमेंट करना ना, और मेरे जैसे बंदे के लिए, मतलब आप तो तीनों मुझे जानते ही हैं कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ, उनको ना वो जरा क्या उसको कहते हैं, सॉफ्ट वर्ड्स में क्या, बंदा के दो चीजें होती है एक इंसान की, स्पेशली इंसान की तो होती है, मुसलमान की उसकी ज्यादा क्लियर होती हैं। एक होता है एक इंसान का इनफरादी मामला। मेरी जाती राय में जितना मैंने दीन को पढ़ा, जितनी मैंने रियासत को पढ़ा, सियासत, हिस्ट्री, इमरान खान साहब जब तक वजीर आजम नहीं बने थे ना, ठीक है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी थे, उससे पहले तक ना मामला था उनका इनफरादी, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी उस टाइप की कि जिस पोजीशन के ऊपर उनका आगे जाकर कोई एहतसाब हो सके। जब वो वजीर आजम बने थे ना, तो उनका मामला इनफरादियत से निकलकर इज्तिमाइयत पर चला गया था। क्योंकि आप जब आप लीडर बनते हैं ना, मतलब आप एक हाकिम आला बन जाते हैं एक अवाम के ऊपर, तो आपकी जिम्मेदारी जो है ना, वो समझे कि 100 टाइम्स बढ़ जाती है, आपका एहतसाब बड़ा कड़ा हो जाता है, आपको आगे जाकर अपने तमाम तर एक्शंस का जवाब देना पड़ता है। और ये ही लब्बे लबाब है खान साहब की तमाम तर जो वीडियो में उन्होंने बात की है, कि उन्होंने कहा कि यार मुझे लगा कि अब मेरे पास है तो मुझे डिलीवर करना चाहिए। अब वो क्या हो सकता है यार, दौलत उस बंदे के पास थी, उस कितनी होगी, उसके पास उस तरह तो दौलत नहीं थी कि वो इस अवाम को कर सकता समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हाँ, एक अपने लिए जाती तौर पर अच्छी जिंदगी गुजार सकता था, उसने वहां पर सेक्रीफाइस किया, तो उसके बाद उसने अपनी बीवी बच्चे वो सेक्रीफाइस किए, इनफरादी लेवल के ऊपर उसके सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब इज्तिमाइयत पे आया, वजीर आजम बना, फिर वहां पर जनाब सेक्रीफाइसेस का तो पता नहीं, वहां पे ड्यूटी बड़ी सख्त लगी इस बंदे की, और वो आपके सामने है। इसके 3.5 पौने 4 साल किस किस्म की गुजरे हैं, लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि इज्तिमाइयत के मामले कितने सख्त हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है, आप इनफरादियत में फंसे हुए लोग हैं, इज्तिमाइयत का आपको आइडिया ही नहीं है। अगर इज्तिमाइयत में क्या मामला होता है तो मैं आपको बताऊं कि आप जाकर ना बनु अदी के जो उमर बिन खत्ताब थे ना, आप उनका दौरे खिलाफत देखें तो आपको आइडिया होगा कि यार एक अच्छी खासी अमीर मुमलिकत 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर फैली हुई, अफगानिस्तान से लेकर वो पता नहीं अफ्रीका और कहाँ तक, और उसका जो खलीफा है जनाब, वो 2 चादरें इकट्ठी करता फिर रहा है, वो ईंट के ऊपर सर रख के सो रहा है, माले गनीमत में से वो कुछ नहीं कर ले रहा, वो सिर्फ मुसलमानों की खैर भलाई। वो रीजन बेसिकली ये है कि जब आप हाकिम बनते हैं ना, तो आपकी ड्यूटी बड़ी टफ हो जाती है। अब मुझे आज भी वो वीडियोस याद हैं जो मैंने खुद देखी हुई हैं कि रात की तारीक रातों में सर्दियों की इमरान खान ये पनाहगाहों के दौरे करते थे। क्या रीजन थी? वो रीजन बेसिकली यही थी कि इस बंदे को समझ आई हुई थी कि भाई मेरी जो ड्यूटी लग गई है ना, वो बड़ी सख्त है, मुझसे आगे पूछ होनी है। तो 3.5 पौने 4 साल में इमरान खान साहब ने जो कर दिया ना इस कौम के लिए, नजरियाती तौर पर, एजुकेशनल वाइज, आप उसको जो मर्जी नाम दे लें, मेरी जाती राय में इमरान खान का मैसेज हर बंदे को पता चल गया है, समझ आ गई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लोग उनकी आवाज के ऊपर लबैक किस हिसाब से कहती है और उनकी जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करती है। सिंपल इज दैट। कब करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने इस कौम में ऐसा बीज बोया है ना, ये बीज ना कि आप सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भूल जाएं। अगर आपको लगता है कि इसका बंदे का नजरिया खत्म हो जाएगा, नजरिया खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि नजरिया वही है जो 1400 साल पहले अल्लाह की किताब लेकर आई थी, और अल्लाह को कोई फना नहीं कर सकता भाई, उसके नजरिए को भी नहीं। ये नजरिया ना गया, ये प्रिवेल करेगा आगे, ये मर जाएंगे सारे, ये मर जाएंगे, खत्म है। इमरान खान का नजरिया चलेगा, इसका नाम चलेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जैसे कि खान साहब खुद भी कहते हैं कि ज़ुल्म का निज़ाम जो है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। नहीं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने एहसासात का, एंड आई एम श्योर जो लोग हमें देख भी रहे हैं, वो आपकी बातों से एग्री करेंगे कि अव्वल तो इस तरह की वीडियोज़ जो है बहैसियत पाकिस्तानी, और क्योंकि हमने इमरान खान
के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके साथ उनकी इस स्ट्रगल में साथ रहे हैं, उनके लिए ये मोमेंट्स देखना वाक़ई में ख़ासा जज़्बाती होता है, क्योंकि हम जब वो क्लिप्स भी देख रहे होते हैं तो हमें याद होता है कि इसके क्लिप के पीछे क्या बैकग्राउंड था, इस दिन उन्होंने क्या वाली बात बोली थी। तो वो सारी एक रील दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। और दूसरा चीज़ ये कि आपकी इन बातों से भी एग्री करूँगी कि मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। हम लोग रिफॉर्म्स की बात करते थे, लेकिन खान साहब ने तो पहले कहा कि पहले खुद को रिफॉर्म करो। तो वो जो हमारा रिफॉर्मिंग का जो प्रोसेस है, उन्होंने बड़े ही एक सिस्टमैटिक वे से हमको लेके चले हैं। अब ये कौम रिफॉर्म हो चुकी है, तो अब ये इमरान खान एक इंसान नहीं रहा, वो एक नज़रिया बन चुका हुआ है। उस नज़रिए को लोगों के दिलों उस नज़रिए का राज लोगों के दिल और दिमागों पे है, और ये मिटाया नहीं जा सकता। इस नज़रिए को कैद नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो सोच हमारी कौम को दी है, वो कैद नहीं की जा सकती, ये आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। खान साहब की आवाज़ बंद नहीं होगी, और इंशाल्लाह हम उनकी इस स्ट्रगल में उनके साथ हैं, पूरी कौम, बहैसियत कौम। जी स्टूडियो, सेकंड वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, पिछले गेट से पुलिस वालों ने एंट्री की है, ठीक है, उन्होंने फोर्स एंट्री की है, तोड़ फोड़ के पीछे जो जितने भी गार्ड्स थे उनको मार के दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर घुसी है सारी की सारी नफरी। उसके बाद वो जैसे ही हमने फिर फ़ौरन जाके खान साहब को बताया कि खान साहब पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है ना, तो खान साहब कहते हैं कि बस मैं 5 मिनट में ना मुँह हाथ धो के तो मैं तैयार होकर बाहर आ रहा हूँ। तो खान साहब अंदर गए हैं। खान साहब अंदर जाके उन्होंने अपना ट्रैक सूट पहना है, शूज़ पहने हैं। उतनी देर में इन्होंने खान साहब के घर का मेन डोर है वो तोड़ के फोर्स एंट्री कर दी अंदर। और अंदर बेचारा जितना भी स्टाफ था, हम 5-6 लोग थे, उनको उन्होंने सही मारा है और डंडे मारे हैं और वो कपड़े फाड़ दिए उन लोगों के ना। तो ये अभी वो ये कर ही देते तो खान साहब बाहर आ गए ना ट्रैक सूट में अपने। तो कहते कि यार मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने खान साहब को पकड़ के घसीट के, मतलब कि बिल्कुल वो कह लो कि ना उनका स्टाफ घबराया हुआ था, ना खान साहब खुद घबराए हुए थे। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा यार मैं आ रहा हूँ बाहर, तुम लोग क्यों मतलब कि कर रहे हो, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मगर वो खान साहब खुद चल रहे हैं, उनको मतलब कि धक्के घसीट के तो बाहर आके चल बाहर साढ़े नाल चलो। उन्होंने ए मुँह पे कपड़ा पाओ, मुँह पे कपड़ा पाओ। पुलिस वालों ने जी मुँह पे कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के उनको ना घसीटते धक्के दे के उनको लेकर गए हैं। और इस सारे सिनेरियो में ना स्टाफ घबराया था, ना अंदर खान साहब तो बिल्कुल जो है ना वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कोई मसला मसाइल नहीं था। और इवन कि कोई ऐसा कोई होता है ना कि यार कोई थोड़ी टॉक कर लें या रुक जाएं या थोड़ी देर। खान साहब ने कहा यार मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर उनसे कहो कि बस लोगों को ना मारे, मैं 2 मिनट में बस अपने कपड़े बदल के आ रहा हूँ। मगर उतनी देर में वो आए हैं, फोर्स एंट्री की है, घर के बेडरूम के अंदर घुसने की कोशिश की है और वो फिर इस तरह से जो है ना वो अरेस्ट करके ले गए। जी, आप लोगों ने सेकंड क्लिप देखा। इस दफा पहले चलेंगे फारूक आपकी तरफ। यार इसको मैं किस तरीके से डिफाइन करूं कि मतलब होता गधा, उसके अंदर भी इतना आईक्यू लेवल होता है कि जब वो सही धूप पड़ी हो ना तो वो चुपचाप जाकर छांव में खड़ा हो जाता है। इन लोगों का आईक्यू लेवल खोतों जितना भी नहीं है। आप एक बंदे को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम दुनिया का कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जो आपको इस चीज की परमिशन देता हो कि जब एक बंदा खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है तो आप उसके घर में फोर्स एंट्री करो। कोई लॉ इजाजत नहीं देता, मैं श्योर हूं इस बारे में। आपने मुंह उठाकर उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया, उसके बेडरूम में घुसने की कोशिश की। आप लोगों के घरों में इस तरीके से कोई घुसे तो आपको कैसा लगेगा? एक बड़ी ह्यूमन नेचर के ऊपर बात करते हैं ना, बड़ी ह्यूमनली लेवल के ऊपर। आपको लगता था कि आप इस तरह तोड़ फोड़ करेंगे, वो घबरा जाएगा, समथिंग लाइक दैट। यार आप लोगों ने ना इमरान खान को पढ़ा नहीं हुआ। और मेरे ऊपर अल्लाह का एक खास करम ये रहा है कि मुझे उस्ताद ऐसे मिले हैं कि मैं इंसानों को ना बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ। इस बंदे की ना एक बात याद रखिएगा, इस बंदे की ना किस्मत अल्लाह ताला ने इस किस्म की डिजाइन की है कि जहां पर लोगों को कामयाबी समझे 30 के ऊपर मिलती है ना, तो इसको इसकी सारी जिंदगी में कामयाबी मिली है 90 के ऊपर। तो इसको तो ट्रिपल टाइम लगा है हर कामयाबी हासिल करने में। तो ये पेशेंस, रेजिलियंस, सब्र, ठीक है, मुश्किल हालात का मुकाबला करना, वेट करना और इस उम्मीद के साथ वेट करना कि एट द एंड ऑफ द डे मैं जीतूंगा, ये इंसान को बड़ा मजबूत बना देती है, उसके कैरेक्टर को बड़ा मजबूत बना देती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ इल्हामी लेवल से नीचे की, एक इंसान के ऊपर
دنیاوی لیول کے اوپر صرف میں بات کر رہا ہوں. اگر یہ سب کچھ ہو تو وہ ہو جاتا ہے اسٹرانگ. لیکن اگر آپ اس کے اوپر الہامی جو چیزیں آئی ہیں وہ بھی اتارے نا تو پھر چیزیں بہت ڈفرینٹ لیول پہ چلی جاتی ہیں. آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ آپ عمران خان کو اس طریقے سے توڑ لیں گے, کبھی بھی نہیں توڑ پائیں گے. آپ جو مرضی کر لیں, اس کا سٹاف نہیں گھبراتا. گھبراہٹ کس چیز کی یار؟ اس نے باتیں کر کر کے ڈیفینیٹلی جو بات وہ ہمیں سناتا تھا, ہم تو پھر وہ ہمارے سامنے دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آتا تھا. سوچیں جو اس کا سٹاف ہے وہ تو دن کے 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتا تھا, وہ اس کی ساری تبلیغ سنتے ہوں گے. تو انہوں نے کیا گھبرانا تھا؟ حال کسی کو پتا ہے یار کہ آج نہیں تو کل میں نے ویسے ہی مر جانا ہے, یا میں بغیرت ہو کے مر جاؤں, ٹھیک ہے, یا میں غیرت کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں. چوائس از یورس نا, وہ تو قرآن بھی کہتا ہے مما شاکر مما کفورا, یا چوائس از یورس, چاہے تو شکر کرنے والے بن جاؤ, چاہے تو کفر کرنے والے بن جاؤ. تو یہ جو آپ لوگ گھروں اس کے گھر میں آپ نے توڑ پھوڑ کی, اس کے جو چادر اور 4 دیواری کا تقدس ہے وہ پامال کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بس ادھر ہی ٹھیک ہے, یہ کوئی وہ جسے کہتے ہیں گٹھڑی بنا کے تو آپ نے دریا میں پھینک دیا, اس کے بعد نہ کبھی رہتی دنیا تک گٹھڑی کا پتہ لگے گا اور نہ دریا کا پتہ لگے گا؟ نہیں سر, آپ جتنے بھی ایکشنز کر رہے ہیں نا, یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہ جو ہے نا یہاں پر اس کی سب سے فٹ بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر بھی پے بیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بھی جا کر آپ کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے. تو گیٹ ریڈی, تیار رہیں. تھینک یو سو مچ فارو. بلال, اب آپ کے پاس چلیں گے. تھینک یو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ مطلب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں, وہ اس وقت پہنچے ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ ڈرا چکے پچھلے مہینے میں 1.5 مہینے میں, تو پھر یہ کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس لیے کرنے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو ہیوملیٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب وہ ان کا لیول بیسکلی ایک ہی ہے, بس یہ ہے کہ خان صاحب دوسروں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی برے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیلف انٹرسٹڈ ہیں, پیسہ کمائیں وغیرہ. دراصل دل میں عمران خان بھی یہی چاہتا ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ڈرامہ دینے میں, یہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ میں بڑا نیک و پاک ہوں. اور یہ لوگ بھی کوشش ان کی بھی یہی ہے, اور ہمیشہ سے سیاست میں ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے سمجھیں کہ میں نیک و پاک ہوں. لیکن ان کو لگتا ہے کہ عمران خان اس بارے میں جینون نہیں ہے, ہم بھی اس بارے میں جینون نہیں ہے, لیکن عمران خان کامیاب ہو گیا لوگوں کو دھوکہ دینے میں, ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو ان کو لگتا ہے فرق صرف یہ ہے, فرق یہ ہے کہ عمران خان لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا اور ہم نہیں ہو رہے, اور عوام کو یہ بات اب تک سمجھ نہیں آ رہی. تو ان کو لگتا ہے کہ مسئلہ صرف بیسکلی میڈیا مینجمنٹ کا ہے. جب ہم میڈیا مینجمنٹ سنبھال لیں گے وغیرہ, سب کو یہ سب جو ہمارے خلاف آوازیں بولتی ہیں وغیرہ, ان سب کو چپ کروا کے, تو اس کے بعد کامیابی ہے. ان آئی کیو لیول پر آپ بات کر رہے تھے, ایک آئی کیو لیول کا مسئلہ ہے, دوسرا ایکسپوجر کا مسئلہ ہے. ان کی دنیا بہت چھوٹی ہے, انہیں صرف اپنے ارد گرد دیکھا. یہ بیرون ملک ایک آدھ ٹرپ مارنے کے لیے گئے ہیں, ان کا کوئی جینون انٹریکشن نہیں ہے دنیا کے ساتھ. تو ان کی چھوٹی دنیا ہے. عمران خان کا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہے. عمران خان جب سوچتا ہے کہ میں نے کس کو دیکھنا ہے, تو پاکستان کی ہسٹری میں وہ صرف 2 لوگوں کا نام لیتا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, بس. اور جب وہ باہر بات کرتا ہے تو عمران خان بات کرتا ہے سنگاپور کے پریمیئر لی کوان یو کی, جس نے سنگاپور کو جب 1955 میں میرا خیال ہے سنگاپور کو آزادی ملی برٹش سے, تو سنگاپور اٹھا. ایک بندے کی اس میں جنگ تھی بہت بڑی, ظاہر سی بات ہے پوری ٹیم تھی اس بندے کی, لیکن اس بندے کا نام تھا لی کوان یو. عمران خان کہتا ہے میں نے اس سے سیکھا اور میں وہ چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے. اسی طرح, اور پھر سنگاپور ایک بڑی ریزن تھی جس کی وجہ سے چائنا کی ترقی ہوئی. دوسرا مہاتیر محمد, جس نے زندگی میں بہت بڑی اسٹرگل کر کے ملیشیا کو ایک لیول آف ڈیولپمنٹ سے اوپر والے لیول آف ڈیولپمنٹ میں لے آیا. ظاہر سی بات ہے سنگاپور لیول پہ نہیں پہنچا, لیکن ایک بنیادی لیول تھا نیچے اور اس سے اوپر والے لیول پہ لے آیا. عمران خان ان لوگوں کو دیکھتا ہے, لیکن چونکہ یہ چھوٹے لوگ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ہم سے مقابلہ کر رہا ہے, تو یہ ابھی اس سے بدلہ لے رہے ہیں کہ ہم اس کو ہیوملیٹ کریں گے. ان کو لگتا ہے, ایک اور بات, ان کو لگتا ہے کہ عمران خان پہ جب ڈنڈا لگے گا نا تو عوام کو لگے گا دیکھو کمزور ہو گیا یہ, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جس بندے کو ڈنڈا لگتا ہے نا اس کی کمزوری نظر آ جاتی ہے, کیونکہ ان کو صرف ایک لاجک سمجھ آتی ہے, وہ ہے طاقت کی لاجک, رائٹ. تو یہ غلط بات ہے, یہ بیوقوفانہ بات ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں ان کو سمپتی سے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن اس کے علاوہ خیر اس ٹاپک کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, میں کہیں اور نکل جاؤں گا. کہنے کا میرا مقصد یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ایک چھوٹا آدمی ہے, یہ اس سے مقابلے کر رہے ہیں. عمران خان کی گیم بالکل پرے ہے.
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की क्योंकि ये एक बंदे के अल्लाह पे तवक्कुल, एक तो कुएँ के मेंढक जो हैं, वो एक बंदे के अल्लाह पे तवक्कुल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी 1960 की स्क्रिप्ट पे। तो एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। जी नौशीन, क्या कहेंगी? जस्ट बिलाल, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, मेरी पार्शियल बात तुमने कह दी। जो कर क्यों रहे हैं ना, ये मेरा सवाल था और उसके 3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे। एक तो ये कि ये कर इसलिए रहे कि खौफ फैलाएं, माशाल्लाह सोच रहे खान साहब के दिमाग में खौफ डालेंगे। दूसरा, अपनी खुन्नस निकालने के लिए कि हम गुस्से में हैं, हमारा गुस्सा कहाँ निकले, तो वो इस वजह से ये तशद्दुद कर रहे हैं कि ये इनका इमोशनल आउटबर्स्ट है। और थर्ड, ये अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं कि भाई देखें हमने इसका क्या हाल किया है। तीनों से खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जिस शख्स के अंदर से खौफ निकल चुका हो ना दुनिया का, और सिर्फ अल्लाह का खौफ रह गया हो, उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और चूंकि ये दिल से मुसलमान तो है नहीं, इनके दिल में खौफ खुदा तो है नहीं, तो इनको ऐसा लगता, इनको ये बात समझ ही नहीं आती कि खौफ कैसे निकल जाता है। इन्होंने वो हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, खान साहब ने वो हिस्ट्री पढ़ी है। लोगों ने आज जब वो जेलों में बंद हैं और वो पिघल नहीं रहे, वो टूट नहीं रहे, हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ कि लोगों ने कैसे सब्र तहम्मुल के साथ जेलें काटी, जुल्म काटा, बर्दाश्त किया। वो जरूर चुने हुए ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर कोई खास डिटर्मिनेशन होगी, एक राइट पर्पस होगा। चूंकि ये पर्पसलेस लोग हैं, और बिलाल ने बहुत क्लियरली बता दिया, बहुत ब्यूटीफुली नरेट किया कि क्यों ये ऐसे हैं। तो अफसोस की बात यह ना कि खान साहब का मुकाबला तो है ही नहीं इनसे, लेकिन इनको लगता है कि खान साहब से मुकाबला करें। वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी मिले तो ज़र्फ वाला मिले। हमारी बदनसीबी ये है कि खान साहब का स्टैचर इतना हाई है कि उनका दुश्मन जो है ना वो इनके स्टैचर का है ही नहीं। तो खान साहब, वो कहते हैं ना, एक उन्होंने अपने घर में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने कहा पीडीएम क्या है, पीडीएम को तो छोड़े ना, वो तो कुछ भी नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, दे आर नथिंग। सो इस वक्त ये सारे टैक्टिक्स बना के, पता है ये क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इन सारी टैक्टिक्स को देख के ना हंस रहे हैं। हर बार ये करते हैं, हर बार हम हंसते हैं कि क्या चवल है भाई, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है इसकी, हम तो नहीं डरे। तो हमारा अज़म ना हर उनके एक कदम से और आगे बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में ये अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। जितनी जल्दी उनको समझ आ जाए उतना बेहतर है इनके लिए। जी, बिल्कुल, आप तीनों की बात से मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ और बस इस की समरी यही है कि मेरा लीडर मेरे मुल्क में रह के एक मुल्क की नई तारीख रकम कर रहा है। स्टूडियो, थर्ड और फाइनल वीडियो की तरफ चलते हैं। Atak Jail, Barrack number 3, prisoner number 804. Has a long list of crimes. Won the only World Cup for Pakistan. Created free cancer hospitals for the poor. Created universities in remote, impoverished areas. Left his comfortable life and visited every corner of the country to bring political awareness among the people. These crimes are unpardonable. We can't let you roam free. You want to make the powerful accountable under the rule of law. You want to stand up against the mafia. You want the governance to protect and care for the weak and poor. You talk about a welfare state? You speak up for Kashmiris and Palestinians? You've revealed to the world the heartfelt love Muslims have for Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. What kind of thought is that? What kind of idea is that? You want Pakistan to gain respect among world nations? How dare you to even consider Pakistan to be a free and self-reliant nation? How dare you to even consider telling others that Pakistan was built upon a dream where all are equal? How dare you to try to uplift the character and morals of our society? How dare you to teach the public to speak up for their rights and stand against tyranny? How dare you to give people hope for a better Pakistan? These are all very grievous crimes. This is a rebellion. Yes, you need to stay behind bars. Your voice
needs to be silenced. Atak Jail, Barrack number 3, prisoner number 804. آپ لوگوں نے طویل لسٹ دیکھی عمران خان کے گناہوں کی، تو چلیں نوشین آپ کے پاس چلتے ہیں پہلے. یہ 804 نمبر اب یہ دل میں نا ضرب کی طرح چھپ چکا ہے. جب بھی 804 سامنے آئے گا اٹس گونا بی برانڈ، آئی ٹیل یو، یہ بہت جلد ایک برانڈ بننے والا ہے. یہ اپنے اندر ایک دلیل ہے خان صاحب کی سچائی کی. اور یہ ساری لسٹ آف گناہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، مجھے افسوس ہوتا ہے ان دماغوں پر جن کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ فلاحی کام تھے. اس میں بھی وہ لوگ برائی تلاش کرتے ہیں، خامیاں تلاش کرتے ہیں. ان سب کے لیے نا میری ایک دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کبھی ان کو ضرورت پڑے اسی کینسر ہاسپٹل میں جانے کی، تب ان کو پتہ چلے کہ خان صاحب کی خدمت کیا تھی. اور ایسے دماغ جن کو یہ جرائم نظر آتے ہیں نا کہ یہ اس میں سے خامیاں نکالتے ہیں، خان صاحب کے اتنے بڑے بڑے کاموں میں سے بھی وہ خامیاں نکالتے ہیں، ان دماغوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دماغ ہے ہی نہیں. جیسے پہلے بلال اور فاروق نے کہا نا آئی کیو لیول کی بات کی تھی، آئی کیو لیول اس کا ہوتا ہے جس کا دماغ ہوتا ہے. یہ دماغ لیس لوگ ہیں، تو ان کو تو آپ مائنس کر دیں، وہ ہماری فائٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، ان سے ہماری لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی تو خیر حقیقی آزادی کے لیے ہے، لیکن ہمیں جن لوگوں کو شعور بخشنا ہے نا، ایک تو گفٹڈ ہے ہم جیسے جن کو شعور آ گیا، ایک وہ لوگ ہیں جو انڈیفرنٹ ہیں، جو کسی بھی طرف نہیں ہیں، وہ غیر جانبدار ہیں، جن کو اثر نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. پروبیبلی ان کے پاس ان کے ذرائع ہیں جینے کے لیے، انف ہیں، تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں. ان کے لیے یہ چیز نہ سوچنے کی وجہ بن سکتی ہے. اور اگر ہم تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں اپنی کانورزیشن سے، اپنی بات چیت سے، اپنی دلائل سے، کہ کیسے ان دماغوں کو تھوڑا اس طرف لائیں کہ وہ سوال کریں کہ ایک پلڑے میں تمہارے پاس خان صاحب کے یہ سارے کام ہیں اور دوسرے پلڑے میں یہ 14 جماعتیں ہیں جن کے کوئی کام نہیں ہے، تو یہ والے کام جو ہیں اس میں اس کا پرسنل فائدہ کیا تھا؟ ایک بھی نہیں، زلچ کوئی فائدہ نہیں تھا خان صاحب کا ان سارے کاموں کے لیے. اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں جا رہا تھا. وہ آج بھی زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا سکتا ہے، وہ آج بھی ایک مٹی کے بنے ہوئے کپ میں چائے پی سکتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس انسان کو ملنگ آدمی ہے، وہ ابو اینڈ بیونڈ ہے دنیاوی چیزوں سے. تو یہ سارے کام اس نے بالکل اپنی ذات کو پڑے رکھ کے لوگوں کے لیے کیے نا، اور تم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اور تم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، تو کس منہ سے فائدہ اٹھایا ہے، کیسے جواب دو گے؟ تو یہ سارے جرائم جو ہے خان صاحب نے جو کر دیے نا، اس کے لیے میں خان صاحب کو یہی کہوں گی کہ غلط ملک میں پیدا ہو گئے جناب. آپ نا یہاں ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے یہاں پیدا ہونا. کسی اور ملک میں ہوتا ہے نا تو آج وہ یو ایس سے اوپر سپر پاور ہوتا. تو ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، جو لوگ سمجھ چکے ہیں وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے ہیں، اور جو غیر جانبدار ہیں نا وہ تھوڑا، جو اگر ان کے پاس تھوڑا دماغ ہے اس کو استعمال کر کے اب حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خدا نے شعور تو سب کو دیا ہے، تو اپنا بھی تھوڑا جگانے کی کوشش کریں. جی مہوش. جی بہت بہترین بات کی آپ نے کہ وہ واقعی میں ایک ملنگ آدمی ہے. یہ لوگ جس طرح کا ابھی جو ان کو جیل میں رکھ کے جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اس طرح کا کھانا دینے کے، گھر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں دینے کا. وہ تو ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے کھانے کا تو وہ عادی ہے. یہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی منہ کی ہی کھائیں گے، اور آپ کی پھر ایک بار دعا پہ میں آمین کہوں گی، کیونکہ میرے بھی یہی سیم ایموشنز ہیں کہ ان کو ضرورت جب پڑے گی تبھی ان کو اندازہ ہوگا. آگ جب گھر کو پہنچتی ہے تبھی انسان کو قدر محسوس ہوتی ہے. فاروق آپ کے پاس چلیں گے. یار میں آپ کو بات بتاؤں، جب یہ ویڈیو پلے ہو رہی تھی نا تو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ یار یہ وہ سارے جرائم ہیں، اوبیسلی ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے یا جو کنسٹرکشن، یہ کینسر ہاسپٹل یا یہ وہ عمارتیں کیا لے چلیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی شعوری طور پر جتنی بھی عمران خان نے چیزیں کی ہیں نا، یار ٹیکنیکلی نا میں آپ کو بات بتاؤں، انبیاء بھی یہی کام کرتے ہیں چلے آئے ہیں، اور وہ تو اس کام کے پیچھے قتل کر دیے جاتے تھے. دیکھیں
इंसान खुद पढ़ लिख जाए, खुद तरक्की कर जाए, ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है। लेकिन अगर इंसान खुद पढ़ा लिखा है, खुद शऊर रखता है और वो साथ अपनी पूरी कौम को उठाना चाहता है, यार ये एक इंतहाई डिफरेंट किस्म की चीज़ है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आपको ना सोसाइटी के अंदर से ही कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अपोज़ करेंगे, क्योंकि उनका तो खाता चल रहा है ना लोगों की जहालत से, लोगों की गुर्बत से और लोगों की कटफ़हमी से। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सारे काम किसी एक सोसाइटी में हों, वरना लोग शऊर हासिल कर गए तो उनका तो काम ठप हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये बेवकूफ़ ये नहीं देखते कि जब लोगों में शऊर आता है ना तो लोग तरक्की करते हैं, और जब तरक्की करते हैं तो तरक्की किसी भी तरह की हो, वो अपने अंदर से मज़ीद मौक़े पैदा करती है। बेशक वो इल्म के हुसूल की तरक्की है, ठीक है? इल्म में तरक्की किया आपने, आप अपने उस इल्म को मज़ीद फैलाते हैं, वो मज़ीद एडवांस होता जाता है, वो फैलता है, उसमें से मज़ीद अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं। दौलत का भी यही हिसाब-किताब है। आप चीज़ें करते हैं, उससे दौलत जनरेट होती है, लोगों तक पहुँचती है, वो अपने तौर पर करते हैं, वो दौलत मज़ीद बढ़ती है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर ना, लेकिन अगर आप इस सारे फ़लसफ़े को समझे तो, वो तो आपका अपना एक इनफ़रादी लालच है, जिसके पीछे आपको ये लगता है कि नहीं यार इनमें इन से चीज़ों में से कुछ भी हो गया, तो मेरा जो है वो खाता बंद हो जाएगा, मेरा सारा सेटअप क्लोज़ हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह तो आप भी बचेंगे तो नहीं ना, अल्टीमेटली तो मारे तो आपने भी जाना है। कितने की रोटियाँ खा लेंगे, कितनी दफ़ा खाना खा लेंगे, कितनी दौलत जमा कर लेंगे, करेंगे क्या उसका? क़ारून भी अपनी दौलत सारी की सारी तो खर्च ही नहीं कर सका था, उसके साथ ही धँसा था, तो आपने दौलत कमा के क्या कर लेना है? जब इमरान खान के जितने भी जराइम गिनवाए गए हैं ना, जराइम बड़े जेन्युइन हैं और ओवर द ईयर्स इंसानों की सोसाइटी में इस किस्म के जराइम करने वालों को सज़ाएँ मिली हैं। मैंने बताया जैसे कि अनलेस और अनटिल के वो नबी थे और उनकी पुश्त पे डेफ़िनेटली आपको पता है कि स्पेशली रसूलों की पुश्त पे तो अल्लाह खड़ा होता है, आप उनको नहीं हरा सकते, क्योंकि वो हुज्जत तमाम करती है ना। मैं कल भी एक जगह एक बात कर रहा था और मैं आज फिर वही बात करूँगा। इमरान खान की जितनी भी स्ट्रगल है ना, पॉलिटिकल स्ट्रगल, और इस बंदे ने जितनी भी चीज़ें अवाम को नरेट की हैं, वो बंदा अपनी आज़माइश काट रहा है पाकिस्तान में। और आप जो पाकिस्तानी है ना, और आप जहाँ कहीं भी हैं, आप पर अल्लाह हुज्जत तमाम कर रहा है। रोज़े महशर आप लोगों से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको गलतफ़हमी है कि आपसे पूछा जाएगा नमाज़ें काउंट करवाओ, रोज़े काउंट करवाओ। सर ना, मैं दीन का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये समझ आ गई है कि मुझसे ये भी पूछा जाएगा कि अक्ल सलीम दी थी किथे लाइया? शऊर दिया था किधर लगाया है? ठीक है? वो जो तुम्हारे बीच में एक बंदा खड़ा किया था, जो कि हमारी तरफ तुम लोगों को बुलाता था, कितनी बार उसके लब्बैक तुमने उसको लब्बैक कहा है? तो इमरान खान पर तो आज़माइश कट रही है, आप पर हुज्जत तमाम हो रही है, इसलिए किसी न किसी लेवल के ऊपर वो जो ईमान के तीर दर्जे है ना, अल्लाह की कसम उनमें से किसी न किसी एक लेवल के ऊपर इमरान खान का साथ ज़रूर दें। बस। बहुत ही अच्छी आपने बात की, बल्कि इनफैक्ट एक बड़ी अपनी वालदा को कोट करूँगी, क्योंकि वो वहाँ पे बचपन में वो ये सिखाया करती थी कि देखो हुकूकुल इबाद जो होते हैं ना, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि शिर्क की तो खैर माफ़ी नहीं है, लेकिन नमाज़, रोज़ा तो फिर चलो उसकी थोड़ी बहुत सज़ा करके माफ़ी हो जाएगी, लेकिन जो हुकूकुल इबाद तुम अगर किसी का हक मारोगे ना, तो फिर तो समझ लो तुम गए। तो इनको बेशक इनकी दराज़ रस्सी इनको भी लग रही है कि चलो अल्लाह ने छोड़ा हुआ है तो हम बच जाएँगे, लेकिन ये कितना अपना आखिरत में वो भारी कर रहे हैं अपना, और अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह निशाने इबरत भी बनाएँगे। जी बिलाल, आप क्या थॉट, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप मुस्कुरा रहे हो, आपको ज़रूर मेरे सुनेंगे कि दिमाग में मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही हैं। पहली बात ये कि फारूक की बात बिल्कुल सही है कि ऐसी आज़माइशें आती रहीं, अंबिया किराम पे आती नहीं, और दुनिया में बड़े और लीडर आए, उन पे आई, नेल्सन मंडेला पे इतनी बड़ी आज़माइश आई। और ये कि अक्सर औक़ात जो इसका नतीजा निकलता है वो यू नो बहुत शदीद किस्म का निकलता है और नाकामी हो जाती है। उस वक़्त नाकामी हो जाती है। फिर फारूक की बात ज़ाहिर-सी बात है, ये भी सही है कि इल्म अपने रास्ते, दौलत अपने रास्ते, ये खुद बनाते हैं। तो टेम्परेरी नाकामी हो जाती है, लेकिन बाद में जाके कामयाबी हो जाती है। तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक बात, क्योंकि लोग थोड़े से डिप्रेशन में आ जाते हैं। लोग कहते हैं अच्छा मैं फिर हार मान लूँ, फिर इसका मतलब है कि नाकामी ही है और नाकामी हो चुकी। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक? इमरान खान वो प्लेयर रहा सारी उम्र, और सियासत में भी है, जिसने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश इस चीज़ की नहीं है कि हम एंड पे अपने आप को थपकी दे सकें कि यार कोशिश पूरी की थी। ऐसे लीडर हमारे पास गुज़रे,
मतलब जो हमारे असगर खान थे जिनने पाकिस्तान में तहरीक चलाने की कोशिश की वगैरह, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका एंड पे गोल पता है क्या था इनका? कुछ लोगों का था, पर कुछ लोगों का एक्चुअल गोल जीत नहीं था। उनका गोल बेसिकली ये था कि कोशिश थोड़ी ठीक ठाक कर लो और उसके बाद अपने आप को बैठ के कम से कम ये सोच सको कि यार नहीं काफी कोशिश की थी। इमरान खान का ये नहीं है काफी कोशिश की थी, इमरान खान का ये कि जीतेंगे। शुरू से उसने ये रखा है कि जीतेंगे। इसलिए आप देखें जब इमरान खान पे गोली लगती है, जो कि हमने पीछे वीडियो पे देखा, तो इमरान खान पहली चीज, इमरान खान क्यों उस वक्त अपना मुक्का हिला रहा है? ज्यादातर लोग उस वक्त कहेंगे यार काफी कोशिश कर ली, काफी काम हो गया। इमरान खान उस वक्त जीत पे रखे, इस वक्त अवाम का मोराल मेंटेन रहेगा तो जीत होगी ना। तो मोराल मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं मतलब अपना शक्ल दिखाऊं, हाय मुझे गोली लग गई, वो जरूरी है मुक्का दिखाऊं। इन अदर वर्ड्स इमरान खान जीतने के लिए खेलता है। इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था ना तो दो चीजें होती थी, एक तो ये कि न्यूट्रल एम्पायर लेके आओ ताकि मुझे जीतने का वो मिले, लेकिन अगर न्यूट्रल एम्पायर नहीं मिल रहे, हराना तब भी है अगलों को। इसलिए इमरान न्यूट्रल एम्पायर तो 1987 पहले दफा वो लेके आया ना, तो उससे पहले कैसे जीत रहा था? इससे जीत रहा था ना। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान खेलता है जीतने के लिए, तो आप लोग फिक्र ना करें, वो इंशाल्लाह जीत होगी इंशाल्लाह। और बेशक जो ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी स्ट्रगल है, इसका फाते तो इमरान खान हो चुके हैं, क्योंकि इसका अगर ये जीत नहीं है तो ये एंड नहीं है। आप बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने का। आपको इस एपिसोड का स्पेशल तो पता चल गया होगा कि इट वाज डेडिकेटेड टू द स्ट्रगल्स ऑफ खान साहब, के जहाँ पे लोगों की स्ट्रगल, जिस जगह पे जाने से के खौफ से लोग फोर्स डिवोर्सेस और अपने काम, अपने मिशन मुहिम से वो पीछे हट जाते हैं। अपने घर बार, किसी की नौकरी, किसी को पैसा, किसी को घरदारी, किसी को वो ख्यालात आके वो लोग एक स्टेप पीछे ले जाते हैं। वो वहां पे भी बैठा हुआ हमारी हिम्मतें बढ़ा रहा है। हाँ, सबके जब भी रॉय रबल तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब भी वो मिलके उनसे आते हैं तो एक पॉजिटिव ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि उस बंदे की शक्ल पे इत्मीनान था, अल्लाह पे तवक्कल रखने वाले की शक्ल पे इत्मीनान ही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस बंदे ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया कि उसके ऊपर एक लंबी फहरिस्त उसके गुनाहों की जो है वो गिनवा दी गई है इस फस्ताई निज़ाम की तरफ से। अब वो अंदर भी बैठा हुआ इस वक़्त कैद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसको अपनी कौम का ख़्याल है। वो तो उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया। उनकी जो एक ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के पास जाएँ और बोलें कि मैंने अपनी कौम को, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुमने अपनी कौम को ला इलाहा का मतलब समझा दिया। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं और हम इस बात की, इस पॉइंट पे भी कि हम ये गवाही दे सकते हैं कि हाँ, ये सच है। अगर ये बंदा ऐसा कह रहा है तो हम गवाही देते हैं, इसने अपनी पूरी कोशिश की। अब ये सवाल पैदा होता है कि गेम तो अब अवाम की कोर्ट में है। सवाल ये पैदा होता है क्या हम अपना काम उस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि गेम तो, बॉल तो हमारे कोर्ट में है। तो अब ये हमने, कि हमारे ऊपर है कि अब हमने आगे मुल्क को लेके क्या चलना है। हमारे सामने एक रास्ता है, हमारे सामने गुलामी का रास्ता भी है और हमारे सामने वो रास्ता भी है जो हमारे लीडर ने बताया। एक ख्वाब, एक रियासत मदीना का ख्वाब है। अब ये हम अवाम के कंधों पे ज़िम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर। वो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी डाल के गए हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन-सा रास्ता लेना है, क्योंकि अनकरीब वो दिन दूर नहीं होगा कि हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और हम भी जवाब दे होंगे कि बताओ जब तुम्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई थी तो तुमने कैसे निभाई। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें जॉइन करने का। और अगर जो हमारे ऑडियंस में देख रहे हैं वो भी अगर हमें जॉइन करके हमारी रिएक्शन वीडियोस का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और इंशाल्लाह हमारी टीम में से कोई आपको अप्रोच करके आपको भी मौका देगा कि आप भी हमारे साथ स्टूडियोज में आके अपने तासुरात रिकॉर्ड कराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अगली मंजिल हकीकी आज़ादी।